नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी मुलाकात करवाती हूं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। किसान आंदोलन इस समय पूरी चरम सीमा पर है। क्या बातचीत से इसका कोई मसला निकलेगा या नहीं निकलेगा? इन सारी चीजों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं राज्यसभा टीवी के पूर्व सीईओ, जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के ओएसडी भी रह चुके हैं। उन्होंने बहुत करीबी से देखा है कि किस तरीके से संसद के अंदर फ्लोर मैनेजमेंट होता है, किस तरीके से कानून को पास किया जाता है, विपक्षी पार्टीज के साथ डायलॉग्स, उनके साथ जो स्टेक होल्डिंग कंसल्टेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं। ये सारी चीजें गुरदीप सिंह सप्पल ने बहुत करीब से देखी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरदीप। थैंक यू। गुरदीप, आपसे मेरा जो पहला सवाल है कि जो किसान आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है, सरकार सिर्फ एक बात कह रही है बार बार कि जितनी भी विपक्षी पार्टीज है उन्होंने किसानों को गुमराह कर दिया है। आपका सेंस क्या कहता है कि क्या वाकई में जो ये किसानों का एक बड़ा तबका है वो इस समय गुमराह है? अगर वाकई विपक्षी पार्टियां इतनी बड़ी तादाद में किसानों को गुमराह करने में सफल हो गई हैं, इसका मतलब सीधा सीधा ये भी तो निकलता है कि इस सरकार का जो होल्ड है, इस सरकार का जो पकड़ है लोगों पर, वो कमजोर हो रही है। और किसी भी सरकार के लिए ये खतरे की घंटी होनी चाहिए कि इतनी बड़ी तबके में लोग वो उसकी बात नहीं सुन रहे हैं बल्कि विपक्ष की बात सुन रहे हैं। बाकी गुमराह करना या राजनीति करना जैसे शब्दों की बात करें तो बीजेपी तो शब्दों की कारीगर है। जब वो खुद कोई भी आंदोलन करती थी तो उसको वैकल्पिक राजनीति का नाम भी दे देते थे, उसको वो सृजनात्मक राजनीति बोलते थे। और जब कोई विपक्ष करेगा तो उसको गुमराह करना बोलेंगे। तो शब्द की हेराफेरी को अलग रखें, लेकिन बड़ी संख्या के अंदर किसान आज उद्वेलित हैं। और तो विपक्ष की, अगर विपक्ष की बात सुन भी रहे हैं तो सरकार के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। दरअसल सरकार जो मेन बात मिस कर रही है वो एक है कि जो देश का किसान है, अगर आप जमींदारों को छोड़ दीजिए तो आम किसान 40-50 सालों में ही थोड़ा समृद्ध हुआ है। उसके पहले उसकी हालत बहुत खराब थी। छोटे निजी व्यापारी साहूकारों के कब्जे में किसान रहता था। वो तो जब कलेक्टिव बार्गेनिंग शुरू हुई मंडियों के मार्फत और एमएसपी आया और टेक्नोलॉजी, हाँ हुआ, आज दो चीज हटा ली जा रही है। तो किसान ये डर रहा है। जो मदर इंडिया और 2 बीघा जमीन के जमाने का जो सच्चाई है वो लोग अभी भूले नहीं है। और उसको डर है कि दोबारा से वो वक्त ना आ जाए कि वो निजी कंपनियों के सामने मजबूर हो जाए, इसलिए डर रहा है। गुमराह होने की बात नहीं है। हाँ, लेकिन गुरदीप, जो बार बार सरकार ये कहती है कि जो किसानों की आय अगर दुगनी करनी है 2022 तक, तो आप उसको रिफॉर्म्स लाना जरूरी है और सिर्फ चावल और गेहूं उगाने से आज के किसान की हम आय दुगनी नहीं कर सकते। तो ये जो रिफॉर्म्स लाने की बात सरकार बार बार कह रही है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एपीएमसी की बात कर रही है कि मंडीज को किस तरह से मॉडर्नाइज किया जाए, और ये सारी चीजें सरकार कह रही है कि कर रही है। वो ऑलरेडी उन्होंने ई नैम जैसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जिसके बारे में कल लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने भी इसका मेंशन किया था। तो क्या कहना है कि क्या ये रिफॉर्म्स वाकई में क्या किसानों के हित में नहीं है कि इतना बड़ा किसानों का जो हुजूम है आज वो सड़क पर है और वो उस बात से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं है जो सरकार कह रही है? 2022 तक दुगनी करने की बात तो सरकार भी खुद नहीं कर रही है। 2022 कितनी दूर है? 12 महीने। तो 12 महीने में तो ये कोई भी रिफॉर्म कर ले, आय दुगनी होने वाली नहीं है। तो उस बात को अलग रखें। सवाल ये है कि खेती किसानी के अंदर जो 60% हमारे देश की आबादी लगी हुई है और करीब 42% उसमें लोग काम करते हैं। पूरे देश की वर्कफोर्स का 42% उसमें काम करता है। उसका जीडीपी में जो योगदान है 14-15% है। तो चिंता की बात तो सबके लिए है। इस बात पे तो कहीं कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, इसमें कोई मतभेद है ही नहीं कि इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। इसमें भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि एपीएमसी में भी रिफॉर्म की जरूरत है। हर पार्टी, हर राज्य सरकार, पीछे कई सरकारें इस पे सहमत हैं। तो मर्ज क्या है, इस पे तो पूरी सहमति है। दवा क्या हो, इसको लेकर बहस हो रही है। जो बीजेपी बार बार कह रही है कि भाई विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इसके अंदर कुछ मुद्दों पर सहमत थी। अब बीजेपी लेकिन ये बात नहीं कह रही है कि ये एक स्क्रिप्ट उन्होंने तैयार की है। इस स्क्रिप्ट के अंदर एक हीरो, एक विलेन है। हीरो क्या है कि रिफॉर्म चाहिए एपीएमसी के लिए, लेकिन जो विलेन है, जो एपीएमसी को खत्म करने की बात हो रही है, लेकिन जो आप इन रिफॉर्म्स एपीएमसी को के विलेन, आप इन रिफॉर्म्स को आप विलेन कैसे कहते हैं? आपके पास क्या नहीं, रिफॉर्म्स तो स्क्रिप्ट है। हम्म रिफॉर्म्स तो पूरी स्क्रिप्ट है। अब स्क्रिप्ट के अंदर दो हिस्से हैं।
एक हिस्सा ये है कि एपीएमसी में रिफॉर्म होना चाहिए, हाँ। एक हिस्सा ये है कि एपीएमसी की खेती किसानी के अंदर प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़नी चाहिए, हाँ। एक हिस्सा ये है कि उसकी मार्केट बढ़नी चाहिए, हाँ। अब सवाल ये है, जो विलन की बात कर रहे हैं वो ये है कि आज आप सिर्फ प्राइवेट कंपनी को जब ला रहे हैं तो उसके सामने किसान को अकेले खड़ा कर रहे हैं। तो किसान की कलेक्टिव बार्गेनिंग मंडी की मार्फत होती थी, आप उस सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। लगातार आप देखिए 2011 में जो वर्किंग कमेटी बनी थी, जिसमें कि सभी देश के सभी राज्य सरकारों के कृषि मंत्री शामिल थे, उसने नीति उस समय योजना आयोग था, उसके साथ मिलकर रिपोर्ट दी। तो ये कहा कि जो प्राइवेट कंपनी अब नहीं आ रही है, बहुत समय से काम कर रही है, लीगल फ्रेमवर्क के तहत काम कर रही है। सोयाबीन, कॉटन, गन्ना, आलू में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। लेकिन जो सभी का ये कहना था, इसमें बीजेपी भी शामिल थी, उस समय की गुजरात गवर्नमेंट भी शामिल थी, वो ये कह रहे थे कि जो निजी कंपनियों की मनमानी को रोकने के लिए मंडी सिस्टम एक मजबूत कवच है। मंडी सिस्टम के मार्फत से किसान अकेला नहीं पड़ता। अगर किसान को आप अकेला छोड़ दोगे, खासतौर पर छोटे किसान को, तो वो बड़ी कंपनियों के साथ ना तो बार्गेनिंग कर सकता है, ना ही अपने इंटरेस्ट की रक्षा कर सकता है। तो नहीं, लेकिन ये सरकार जो की इन हम बिल में बात नहीं आपत्ति है, गुरदीप, हम तो वो ये सरकार सिस्टम खत्म कर रहे हैं। बट हम सरकार की बात को कैसे फार्मर्स कैसे कन्विंस होंगे इस बात पे, क्योंकि सरकार तो बार बार ये कह रही है कि ना हम मंडी को खत्म कर रहे हैं, ना हम एमएसपी को खत्म कर रहे हैं। लेकिन जो चेक्स एंड बैलेंसेस, जैसा आपने बताया कि ये बिल्कुल रिफॉर्म्स एक स्क्रिप्ट है और उसमें विलन कुछ और है, और जो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री है उसने उसका आपने जो एग्जाम्पल दिया, तो जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं आज उन पर सरकार किसानों को क्यों नहीं कन्विंस कर पा रही है? क्योंकि ये आपने सही कहा कि रिफॉर्म्स के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन जो चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, जो किसानों के हित में होना चाहिए, आज सरकार उनकी बात क्यों नहीं कर पा रही है? इसलिए नहीं कर पा रही है कि सरकार को पता है उसने क्या किया है। सरकार ये कहती रहे कि हम मंडी सिस्टम को कमजोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसने किया क्या है कि पूरे प्राइवेट वर्ग को मंडी सिस्टम से बाहर कर दिया है। अब जो प्राइवेट बिजनेस होगा, प्राइवेट ट्रेडिंग होगी, वो मंडी सिस्टम को कोई फीस नहीं देगा, कोई लेवी नहीं देगा। अगर मंडी सिस्टम के पास पैसा ही नहीं आएगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। आज नहीं करेगा, कल कर जाएगा। तो सरकार को ये मालूम है कि प्राइवेट सेक्टर को जो वो एक तरफा छूट दे रही है, प्राइवेट सेक्टर आए, इसको लेकर कोई किसी को आपत्ति नहीं थी। इसके लिए लगातार कोशिशें होती रही इस देश के अंदर, लगातार 20 साल से कोशिश हो रही है और उनका रोल बढ़ भी रहा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को इस तरह से आप लेके आए कि मंडी सिस्टम को पैसा मिलना बंद हो जाए, कि मंडी सिस्टम के अंदर जो विवाद होगा प्राइवेट सेक्टर के साथ, आप देखिए ना इसमें क्या किया उन्होंने, जो आर्बिट्रेशन की बात की। अब आर्बिट्रेशन की जो बात है वो 20 साल से हो रही है कि जो कोर्ट के अंदर किसान जाता है वहां पे जल्दी से फैसले नहीं होते, तो आर्बिट्रेशन होना चाहिए। लेकिन आर्बिट्रेशन कैसा, या तो ट्राइब्यूनल होता या मंडी के तहत होता जिसमें किसानों की भागीदारी होती। अब जो आपने आर्बिट्रेशन कर दिया वो एसडीएम के यहाँ कर दिया। ट्राइब्यूनल फुल टाइम काम करता है, एसडीएम के पास 100 काम है, उस 100 काम के अंदर एक काम आपने उसको आर्बिट्रेशन, वो केस स्टडी नहीं कर सकता, उसके पास सिस्टम नहीं होगा। दूसरी बात, किसान कमजोर है, कंपनी मजबूत है। एक आर्बिट्रेशन के लिए एसडीएम पे जब दोनों जाएंगे तो किसकी ताकत ज्यादा होगी, ये देखिए। अगर यही उन्होंने आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल के अंदर दिया होता या मंडी सिस्टम के अंदर दिया होता, जिसमें कि किसानों की लीडरशिप भी एक तरफ बैठती है, तो किसान को पता है कि मेरी तरफ बात करने वाले मेरे लोग हैं, कंपनी की तरफ बात करने वाले कंपनी के लोग हैं। तो नहीं, सरकार लेकिन ने ये तो नहीं गुरदीप, किया ना। ये जितने भी कंटेंशियस इश्यूज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये किसानों और केंद्र सरकार के बीच में जो भी जितनी भी दौर की बातचीत हुई है, उन दोनों के बीच में ये सारी बातें हुई हैं, मंडी सिस्टम को लेके, एमएसपी को लेके, ट्राइब्यूनल से लेके, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये सारे इश्यूज उन लोगों ने डिस्कस किए। और सरकार ये कह रही है कि हम ये प्रावधान में चेंजेस लेकर आएंगे। तो क्या ये किसानों की जो जिद है कि नहीं, वो कृषि कानून को वापस ही लेना चाहिए, तो ये कितना लॉजिकल और कितना सही होगा किसानों के स्टैंड पॉइंट से? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अब कृषि कानून को वापस ले लेना चाहिए। अभी तक क्लॉज बाय क्लॉज उस पर डिस्कशन तो हुआ था, लेकिन क्लॉज बाय क्लॉज सरकार की ओर से कोई ऑफिशियल वक्तव्य नहीं आया है। ये अनऑफिशियली कहा जा रहा है कि हम चेंजेस करने को तैयार हैं, लेकिन क्या बदलाव, किस क्लॉज के अंदर बदलाव, इसकी तो बात अभी पहुंची नहीं है। और किसानों का ये कहना है कि जब आपने ये बिल लाए तो आप अध्यादेश की मार्फत लाए, आपने तो पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन भी नहीं होने दिया, आपने इनको स्टैंडिंग कमेटी में भी नहीं जाने दिया, आपने इसमें कोई कंसल्टेशन भी नहीं किया। तो तब क्यों नहीं किया?
आज गवर्नमेंट बैकफुट पे नहीं, है। रविशंकर प्रसाद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा कि देखिए कोविड का टाइम था, पैंडेमिक के टाइम में हम 1-to-1 नहीं कर सकते थे, तो हमने 92 लाख कंसल्टेशंस किए हैं थ्रू वेबिनार्स, थ्रू 1-on-1। उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि 92 लाख कंसल्टेशंस किए हैं। तो ये उनकी बात क्या हम माने या नहीं माने? देखिए, जब सरकार ये डेटा देती है तो चलिए हम इसको मान लेते हैं कि 92 लाख से आपने कंसल्टेशन किया। कहाँ किया, किसानों को भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, पत्रकारों को भी नहीं पता, पर मान लीजिए कि किया। सवाल है कि कंसल्टेशन किस पे किया। क्या आपने कंसल्टेशन के टाइम पे लोगों से ये पूछा कि हम एपीएमसी को अब कोई फीस नहीं देंगे? ये पूछा उन्होंने? क्या उन्होंने ये पूछा कि ट्राइब्यूनल नहीं बनेगा, एसडीएम विवाद का फैसला करेगा? क्या इस पे कोई राय ली गई है? क्या कभी भी ये बात की गई है कि जो प्राइवेट किसान है वो मंडी सिस्टम से बाहर होगा और प्राइवेट किसान और छोटे किसान के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो अब मंडी में रजिस्टर नहीं होगा, वो एक सरकारी अधिकारी या एक सरकारी बॉडी बनेगी, उस पर रजिस्टर होगा, जिसमें किसानों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। कंसल्टेशन नहीं हुआ ना। कंसल्टेशन इस देश में कृषि रिफॉर्म से 15 साल से हो रहा है। 2005 में जब बिल आया था यूपीए टाइम पे, और उसके पहले 2003 में एपीएमसी का रिफॉर्म बिल आया था, 2007 में रूल आए थे एपीएमसी को लेके, 2011 में मंत्रियों कमेटी बनी थी, 2014 में 13-14 में स्टैंडिंग कमेटी बनी थी, उस सब में कंसल्टेशन हो रहा था। लेकिन जिन मुद्दों पे हो रहा था और कंसल्टेशन से जो निकल के आ रहा था वो मुद्दे इस बिल में नहीं है, ये बिल उसके अगेंस्ट है। तो मैं कंसल्टेशन एक बात पे करूं और फैसला दूसरी बात पे करूं, तो ये तो नहीं होगा ना। बातचीत उस मुद्दे पे होनी थी जिस मुद्दे को उन्होंने बिल में लाए हैं। नहीं, लेकिन गुरदीप, जो ये बात बार बार कल भी रविशंकर प्रसाद ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि 2013 में उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिया कि राहुल गांधी ने जितने भी कांग्रेस शासित जो राज्य थे उनको चिट्ठी लिख के ये कहा कि आप अपने जो लिस्ट है उसमें जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, फलों और सब्जियों को डीलिस्ट कर दीजिए और उसको ओपन बाजार में बेचिए। तो जो बीजेपी की जो पूरी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है इस समय, वो जरूर बैकफुट पर है। और जो भी आपने कंटेंशियस इश्यूज बोले कि उस पर ध्यान नहीं दिया, और कंसल्टेशंस की भी बात जो रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं, वो कंसल्टेशंस उन्होंने पब्लिक नहीं किए। तो ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि किसी को नहीं पता है कि इन कंटेंशियस इश्यूज पे वाकई में कोई कंसल्टेशन हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन बार बार जो केंद्र सरकार ये कह रही है कि कांग्रेस, अकाली दल, ये जितनी पार्टीज है उन्होंने यू टर्न कर लिया है। राहुल गांधी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि पहले उन्होंने डीलिस्टिंग की बात की थी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, और अब ये पार्टी किसानों का समर्थन कर रही है और रिफॉर्म्स के साथ नहीं खड़ी है। इसलिए मैंने हीरो और विलेन की बात की। हीरो पे सहमति है। आज भी कांग्रेस पार्टी ये नहीं कह रही है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को आप एपीएमसी के दायरे में वापस लेके आइए। वो तो आज भी ये कह रही है कि एपीएमसी के दायरे से बाहर पेरिशेबल गुड्स को होना चाहिए। सवाल दूसरा है कि आप दायरे से बाहर रख के कहाँ रखेंगे? क्या आप उसको पूरी तरह प्राइवेट कंपनी के हाथ में देंगे, या आप जो किसान प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, कृषि उत्पाद संघ, उनमें रखेंगे, या क्या आप सहकारी बाजारों में रखेंगे, या क्या आप रायतू बाजार जैसा सिस्टम तैयार करेंगे, या किसान को डायरेक्टली अपनी दुकान खोलने की परमिशन देंगे? सवाल ये है। सवाल ये नहीं है कि पेरिशेबल गुड, फल और सब्जी को उससे बाहर लाना चाहिए। वो तो आज भी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये होना चाहिए। इसी तरह से एक और बात वो कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में कांग्रेस के था कि हम एपीएमसी को एबॉलिश करेंगे। ठीक है, ये बात तो, इस पे तो सहमति है। सवाल ये है कि एबॉलिश करके क्या लाना चाह रहे थे? तो कांग्रेस का उस समय भी ये था कि इसको खत्म करके जो 7,000 बड़ी एपीएमसी हैं, जो कि छोटे किसान जो दूर दराज के गांवों से दूर हैं, उसकी बजाय आप 13,000 12,000 के करीब नई मंडियां बनाइए। तो ये नहीं कह रहे थे कि मंडी सिस्टम को खत्म करके आप प्राइवेट को ले आइए। वो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट को लाइए, मंडी सिस्टम को और बड़ा बनाइए और प्राइवेट को मंडी सिस्टम के साथ जोड़िए, ताकि किसान अकेला ना पड़े। इसमें कहीं भी यूटर्न नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन गुरदीप, कल भी जो केंद्रीय मंत्री हैं, आज भी प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा, कल रविशंकर प्रसाद भी कह रहे थे कि अगर हमें मंडीज को हटाना ही होता तो हम इतनी टेक्नोलॉजी और इतना इन्वेस्टमेंट हम मंडीज में क्यों लेकर आते। तो क्या जो हम सब डाउट कर रहे हैं कि सरकारों के इंटेंशंस पे, कि सरकार की मंशा क्या है, किसी को नहीं पता, और अगर प्राइवेट सेक्टर को लेकर भी आएगी तो लाने के बाद
किसानों के पास क्या ऑल्टरनेटिव्स रह जाएंगे, क्या उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा या वो पूरा सिस्टम वीकन होगा, इसको लेकर सरकार कुछ भी नहीं कह रही है। लेकिन एक बात वो जरूर बोल रही है कि नहीं, हम तो मंडीज में हम ऑलरेडी इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं कि मंडीज को मॉडर्नाइज करने की बातें कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद। आप दो चीजें समझिए, दो चीज। एक कि किसी भी सिस्टम को जिंदा रहने के लिए पैसा चाहिए। अगर उसके पास फंड्स नहीं आ रहे हैं तो धीरे धीरे करके वो सिस्टम समाप्त हो जाएगा। इन्होंने ये जो सिस्टम बनाया है, इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को, निजी कंपनियों को जो छूट दी गई है कि उनको लाइसेंस मिलेगा, तो वो मंडी सिस्टम को पैसा नहीं देंगे। जब वो पैसा नहीं देंगे, जब वो मंडी सिस्टम को फीस नहीं देंगे, तो केंद्र सरकार तो अनुदान देने जा नहीं रही है। राज्य सरकारों से आपने ये सिस्टम बाहर कर लिया ट्रेडिंग के नाम पे, तो मंडी सिस्टम एक दिन तो मरेगा ना। आप आज जो मर्जी कीजिए, जब आपने उसकी ऑक्सीजन ही काट दी तो कब तक वो जिंदा रहेगी? पहली बात ये। दूसरी बात, आप बात जितनी मर्जी कीजिए, मंडी सिस्टम को मजबूत करेंगे। अभी आपने शुरू में ई नैम बोला, ई नैम से मजबूत करेंगे। आज देश में कितनी मंडियां हैं? बड़ी मंडियां जो रेगुलेटेड मंडियां हैं 7,000 हैं। 2016 में ई नैम लागू हुआ था, आज 2020 खत्म हो गया, 5 साल हो गए। सिर्फ 1,000 मंडियों को आप जोड़ पाए हैं, सिर्फ 1,000। कल मंत्री जी ने बोला था कि भाई 1.5 करोड़ से ज्यादा, 1,60,00,000 किसान को ट्रेडिंग कर चुके हैं। आप जाके देखिए मंडी में सच्चाई क्या है कि लोग खरीद फरोख्त मंडियों में पुराने सिस्टम से हो रही है और डाटा ई नैम में डाल रहे हैं, क्योंकि सरकार का प्रेशर है कि ई नैम को आप बढ़ाइए। तो खरीद फरोख्त पुराने सिस्टम से हो रही है, वो ऑनलाइन ट्रेडिंग बहुत कम हो रही है। तो मंडी सिस्टम को जो मजबूत करने की बात थी, 5 साल में तो दिखा नहीं है। ये सरकार 6ठे साल में है ना अपने, तो 5 साल में आप ई नैम को भी मजबूत नहीं कर पाए हैं, डिलीवरी नहीं कर पाए हैं, और आप मंडी की ऑक्सीजन काट देंगे। आप कह देंगे कि भाई मंडी में ना तो ट्रेडिंग, मंडी का जो पहले दायरा था वो ज्योग्राफिकल दायरा था कि एक मंडी के इलाके में पंजाब में 100 किलोमीटर का इलाका आएगा। अब आपने उसको चेंज कर दिया कि 4 दीवारी के अंदर जो जगह होगी वो मंडी, उस 4 दीवारी के बाहर जो भी ट्रेडिंग होगी उसका पैसा मंडी को नहीं मिलेगा। तो तय बात है कि जो कमीशन एजेंट है, जो ब्रोकर है, जो प्राइवेट कंपनी से जुड़े हुए बाकी लोग हैं, वो मंडी के अंदर जाके खरीदारी नहीं करेंगे, वो मंडी की 4 दीवारी के बाहर करेंगे। तो मंडी के पास तो बहुत छोटा व्यवसाय रह जाएगा उस इलाके में, जहाँ बड़ी प्राइवेट कंपनी आ जाएगी। तो एक दिन ये मंडी सिस्टम कमजोर होगा, और कमजोर होगा तो एमएसपी पे असर आएगा। सरकार ने एमएसपी खत्म करने की बात नहीं की है, लेकिन एमएसपी जिस सिस्टम से चलता था, जब वो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा तो एमएसपी आप प्रोक्योरमेंट करोगे कहां पे? आप ठीक कह रहे हो। हाँ, आपने ठीक कहा। और लेकिन ये चीज तो समझ में किसी के भी नहीं आ रही है कि जब सरकार ये कह रही है कि नहीं, एमएसपी नहीं खत्म हो रहा है, मंडी नहीं खत्म हो रही, तो सरकार किस तरीके के सिस्टम को लाने की बात कर रही है, सरकार उस चीज को क्लैरिफाई नहीं कर रही है। लेकिन एक और चीज है जिस पर गुरदीप मैं आपसे बात करूंगी कि आपने बहुत सारे स्टेक होल्डिंग कंसल्टेशंस देखे हैं। लैंड एक्विजिशन का जब बिल आ रहा था, उस समय आप राज्यसभा टीवी के सीईओ थे, उस समय हम सब राज्यसभा टीवी में काम करते थे, एंड वी न्यू एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। किस तरीके से फ्लोर मैनेजमेंट करके पार्टीज बातचीत करती थी आपस में। आज उस चीज में इतनी कमी क्यों आ गई है? फ्लोर मैनेजमेंट नाम का जो शब्द यूपीए सरकार के समय में सारे जर्नलिस्ट उसकी बात करते थे, आज फ्लोर मैनेजमेंट की कोई बात नहीं करता, आज डायलॉग्स की कोई बात नहीं करता, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ये पहल दिखती नहीं। तो ये चीज क्यों है इतना? आपका सेंस क्या कहता है? देखिए, बात फ्लोर मैनेजमेंट की नहीं है, बात लोकतांत्रिक परंपराओं की है। लोकतंत्र को लोग बनाते हैं, लोग चाहते हैं कि लोकतांत्रिक सिस्टम हो तो देश में लोकतंत्र आता है, लेकिन लोकतंत्र को संरक्षण जो देना होता है, लोकतंत्र फले फूले, इसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी सरकारों के ऊपर होती है। अगर सरकार नहीं चाहेगी तो लोकतंत्र कभी फलेगा फूलेगा नहीं। अब ये सरकार ने क्या किया है कि जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने लगातार जो पार्लियामेंट्री कंसल्टेशन होती थी उसको खत्म करना शुरू किया। मेरे को याद है उन दिनों खुद सुषमा स्वराज जी जब नेता विपक्ष होती थी तो उनका एक डायलॉग होता था कि अगर किसी बिल में एक कॉमा या फुल स्टॉप भी बदलेगा तो उसको वापस स्टैंडिंग कमेटी में जाना पड़ेगा, जहां पे कि हम उस कॉमा का मतलब समझे कि किस वजह से हटाया गया। और बिल जाता था, अगर एक शब्द भी चेंज होता था तो बिल वापस स्टैंडिंग कमेटी में जाता था, और बीजेपी लड़ झगड़ के उसको वापस लेके जाती थी और सरकार भेजती थी। लेकिन पिछले 6 साल में लगभग 80% बिल स्टैंडिंग कमेटी को गए नहीं। इवन ये तीनों बिल जो हैं ये कभी स्टैंडिंग कमेटी को गए नहीं। जब आप स्टैंडिंग कमेटी को बिल भेजोगे नहीं तो उस पर चर्चा नहीं होगी ना।
तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि इनफॉर्मल लेवल पे भी बहुत कंसल्टेशन चलता था। जैसे अब शरद पवार जी की चिट्ठी की जिक्र हो रहा है, एक और बिल लाए थे वो सीड बिल था, बीज से जुड़ा बिल। 2 साल तक वो विपक्षी दलों से मीटिंग करते रहे, खुद पार्लियामेंट में आके एक कमरे में अपने ऑफिस में सब नेताओं को बुला के उनसे बात करते थे, जिसमें बीजेपी के लोग भी होते थे, बाकी विपक्षी पार्टी के लोग भी होते थे, कि इस बिल का क्या मतलब है। हर एक को कन्विंस किया जाता था। ये नहीं होता था कि आपके पास नंबर है तो आप सीधा सीधा जो मर्जी पास करा लीजिए। लोकतंत्र में नंबर आपको राज करने की अनुमति देता है, लेकिन लोकतांत्रिक परंपराएं ये बताती हैं कि आपको राज कैसे करना है। लेकिन अगर यही आयरनी गुरदीप, कंसल्टेशन, आयरनी ये है कि ये सरकार तो मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स है उसको उसने बाईपास किया है। वो संविधान का हवाला देते हैं, लेकिन संविधान का सम्मान कैसे करें वो उन्हें नहीं पता। नहीं, ये संविधान से जुड़ा हुआ इशू नहीं है, ये संसद से जुड़ा इशू है। और वो बोले कुछ भी, इस बात का जवाब सरकार के पास नहीं है कि ये तीनों बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास क्यों नहीं गए। अगर ये तीनों बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास गए होते तो आज जो सरकार अब ये ऑफर दे रही है कि आइए हम इसमें थोड़ा बदलाव कर देते हैं, ये काम तभी हो गया होता है, इतने लोगों को सड़क पे ना उतरना पड़ता। तो ये सरकार के भी हित में होता है कि लोकतंत्र के अंदर वो सब बातों को सुने और फिर फैसला ले। सरकार अपनी मनमर्जी चलाने का नाम नहीं है, सरकार रास्ता दिखाने का नाम है, जिसपे कि सब लोगों की सहमति बना के एक लार्जर कंसेंसस बना के चलना होता है। वो काम बीजेपी ने नहीं किया है। इस बिल को लेके किसी से कंसल्टेशन, इस बिल को क्या लेके, अधिकांश बिलों को लेके कोई कंसल्टेशन नहीं होता है। 92 लाख कंसल्टेशन कहाँ हुए ये किसी को नहीं पता है, लेकिन जिन लोगों से होना था कंसल्टेशन पार्लियामेंट के अंदर और जो स्टेक होल्डर्स है उनसे होना था, वो कंसल्टेशन नहीं हुआ, इसीलिए आज स्थिति आई है। नहीं, लेकिन जो लैंड एक्विजिशन बिल के दौरान जिस तरीके के कंसल्टेशंस हुए थे उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं, जो यंग व्यूअर्स हैं, जो जिन्होंने उस समय को फॉलो नहीं किया है। उस समय का कंसल्टेशन प्रोसेस क्या था? नहीं, लैंड एक्विजिशन 2 बार हुआ, एक बार यूपीए गवर्नमेंट में आया, एक बार एनडीए गवर्नमेंट में आया, मोदी सरकार में आया। यूपीए गवर्नमेंट में जब लैंड एक्विजिशन बिल आया था तो वो करीब 2 साल तक चर्चा में रहा था। उस पे मुझे याद है कि 572 या ऐसे कुछ अमेंडमेंट्स लोगों ने सुझाए थे, जिसमें से 100 कुछ अमेंडमेंट सरकार ने माने थे एक बिल के अंदर, तब वो बिल पास हुआ था। तो ये आम प्रक्रिया यूपीए के दौरान थी, जिसमें माना गया था कि पूरा ज्ञान सरकार के प्रधानमंत्री या मंत्री या सेक्रेटरी उस मंत्रालय के उनके पास नहीं है। ये माना गया था कि जो ज्ञान है कि चीजें कैसी होनी चाहिए वो देश की जनता के पास भी है, उस जनता की सुनी जानी चाहिए। इसलिए लैंड एक्विजिशन बिल में सैकड़ों अमेंडमेंट आए और 100 से ऊपर अमेंडमेंट माने भी गए। दोबारा जब ये अमेंडमेंट बिल, जब लैंड एक्विजिशन बिल को निरस्त निरस्त चेंज करने के लिए ऑर्डिनेंस आया 2014 में, तो वो पास नहीं हो पाया। इसलिए पास नहीं हो पाया क्योंकि बहुमत नहीं था, उस पर चर्चा नहीं हो पा रही थी, और 3 बार वो ऑर्डिनेंस इशू हुआ था और फाइनली सरकार को वो ड्रॉप करना पड़ा। तो किसानों के मुद्दे पे सरकार एक बार जिसको कहते हैं ना हाथ जला चुकी है। तो इस बार तो उसको थोड़ा सा होना, आप देखिए इस सरकार के लिए कितनी बड़ी विफलता है कि ये सरकार, जिसको हम कहते हैं कि हर एक पे नजर रखे हुए है, इस सरकार का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो ऑरवेल के टाइप का है कि हर व्यक्ति पे नजर है, हर फेसबुक पोस्ट पे नजर है। आरएसएस का संगठन गांव-गांव में फैल गया है। लेकिन इतने बड़े इंटेलिजेंस सिस्टम के बाद, इतने बड़े आरएसएस के नेटवर्क के बाद, वो ये आकलन नहीं कर पाए कि हम जो करने जा रहे हैं इसका इतना जबरदस्त असर होगा। शुरू में उन्होंने ये कहा कि ये तो खालिस्तानी है, शुरू में ये कहा कि ये तो सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, या ये बोला कि ये गुमराह कर रहे हैं, लेकिन आज बात कर रहे हैं ना, आज आप उन्हीं लोगों से बात कर रहे हो। और ये असेसमेंट सरकार को नहीं हो पाया ना कि आप जो काम करने जा रहे हो उसका इतना जबरदस्त रिएक्शन होगा कि पूरा देश स्टैंड स्टिल है। 3 महीने से आंदोलन चल रहा है, पिछले 12-13 दिन से एकदम पीक पर है, और आज खुद गृह मंत्री को उस पर बात करनी पड़ रही है। जो सरकार को तुरुप का इक्का जिसको हम बोलते हैं आजकल, वो खुद आगे आ गए। तो ये सिचुएशन क्यों आई है? ये सरकार इसलिए आई है कि कंसल्टेशन जी की संसदीय परंपराओं पे अब चले नहीं।
नहीं, सरकार का अगर पैटर्न आप देखें तो जब सरकार कन्विंस नहीं कर पाती है तो वो डिस्क्रेडिट करना शुरू कर देती है। जैसे सीए और एनआरसी के टाइम में भी हमने देखा, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट किया गया, अब इधर किसानों के आंदोलन को भी डिस्क्रेडिट किया है। तो आपका जो अनुभव है गुरदीप, वो क्या कहता है कि अब किसानों का जो ये आंदोलन है, ये कितना और आगे जा सकता है, और आपको लगता है कि सरकार कोई बीच का ऐसा रास्ता निकालेगी जिसमें कि दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो जाए? देखिए, यह काफी कुछ आज निर्भर करेगा कि बंद के बारे में असली रिपोर्ट क्या है। मीडिया रिपोर्ट छोड़ दीजिए, मीडिया आजकल सही रिपोर्टिंग करना बंद कर चुका है, लेकिन सरकार को ये मालूम होगा कि ये बंद कितना सफल और कितना विफल। और अगर उनको ये फीडबैक मिला कि इस बंद को लेकर आम जनता के अंदर, किसानों के अंदर गुस्सा है, तो सरकार नए सिरे से चीजों को सोचेगी। ये मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी सरकार किसानों को बहुत दिन तक इग्नोर करके भी चल सकती है। किसानों की वजह से देखिए 30 साल की सीपीएम की सत्ता चली गई थी। नंदीग्राम सिंगूर अभी लोग भूले नहीं है। तो किसानों की जो ताकत है, उसको ये पार्टी समझती है। सिर्फ कोशिश ये हुई कि एक ओवर कॉन्फिडेंस में कि जैसे जीएसटी को आपने कर दिया, आपने नोटबंदी कर दिया, आपने तो आपने कोशिश की कि इसको भी उसी तरह से कर दें। लेकिन मैंने कहा कि अभी लोगों में ये याद बहुत ताज़ा है कि 50-60 साल पहले किसान की हालत क्या थी। आज जो हमको गाड़ियों वाले, अच्छे कपड़ों वाले, अच्छे पढ़ाई किए हुए बच्चों के फैमिली किसान दिखते हैं, वो सारी तरक्की 50 साल में ही हुई है। इसके पहले वो साहूकार के चंगुल में ही था। और वो साहूकार के चंगुल में क्यों था? क्योंकि वो किसान अकेला होता था और साहूकार या प्राइवेट कंपनी के पास अकेले बेचने जाता था, और उसके पास कोई ताकत नहीं होती थी नेगोशिएशन करने की। अब वही सिस्टम दोबारा इंट्रोड्यूस होने का खतरा हो गया है कि जब मंडी सिस्टम नहीं होगा, किसान अकेला होगा, वो नेगोशिएट नहीं कर पाएगा। तो किसान को डर सता रहा है कि वो प्रॉब्लम फिर से ना आए, इसलिए आंदोलन दब नहीं पा रहा है, इसलिए आंदोलन डिस्क्रेडिट भी नहीं हो पा रहा है। और पिछले कुछ सालों में ये पहला इंस्टेंस है जब पूरा आईटी सेल, जिसको कि महारत हासिल है किसी को भी बदनाम कर देने की, वो फेल हुआ है। बिल्कुल, इस बार वो बदनाम नहीं कर पाया है। आम जनता ये नहीं मान रही है कि इसमें खालिस्तानी एलिमेंट यूज कर रहा है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और अब देखना ये होगा कि सरकार और किसानों के बीच क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है, क्योंकि किसानों की ये जिद है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। वो यही चाहते हैं कि इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। अब कल की बातचीत में क्या निकल कर आता है, आप बने रहिएगा satyhindi.com पर। पल पल की खबरें आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। गुरदीप, आपसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, सब दर्शकों को जरूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।